नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो रिजल्ट जारी किया गया है, इससे संबंधित जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें आपको कितना रैंक मिलेगा तो आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिलना 100% सुनिश्चित हो जाएगा। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में मिलेगा, उसमें कुछ गलती हो गई थी, उसको इस वीडियो में मैं सुधार करने वाला हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही बताया कि इसमें बिहार सरकार के द्वारा वर्टिकल रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, तो उसको मैं रिवाइज करते हुए एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। ये अब तक ऐसा वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं देखने को मिला है। जितने भी सारे वीडियो हैं सभी ओल्ड फॉर्मेट में ही देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि बिहार बोर्ड में बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना करवाई गई थी, उसके आधार पर जो रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया गया था, तो बिहार डीएलएड में नामांकन के संबंध में भी उस रिजर्वेशन कोटा वाले सिस्टम को लागू किया गया है। इसी संबंध में जो आपका रैंक है वो रैंक भी बदल जाता है और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने का सिस्टम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण कोटे का इस्तेमाल किया जाता है रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए एडमिशन में। ठीक है, तो एडमिशन में आपको रिजर्वेशन कोटे का लाभ मिलने वाला है। ये तभी मिलेगा जब आपको पता रहेगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं और आपके पास उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी रहेंगे, और आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, और नहीं होने वाला है तो क्यों। सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, 14 जून 2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट जो जारी किया गया है, इसमें आपने अपना क्रमांक देख लिया है। आपका जो क्रमांक था, क्रमांक के बाद आपका आवेदन संख्या वहाँ पे दिया हुआ है, फिर पिता का नाम और माता का नाम, इसके साथ साथ आपका भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और आपने वहाँ पे अपना अंक भी देखा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ आपने यह भी देखा कि आपका जो ओवरऑल रैंक है यह कितना है। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज यानी कि कोटिवार आपका कितना रैंक आया हुआ है, यह भी वहाँ पे दर्शाया हुआ है, तो आपने देख लिया है। मार्कशीट को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कितने रैंक पर हमें गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो वर्टिकल रिजर्वेशन लागू किया गया है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन जो लागू किया गया है, उसमें एससी कैटेगरी को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। एससी कैटेगरी को 20% आरक्षण, जबकि एसटी को 2%, बीसी को 18%, ईबीसी को 25%, ईडब्ल्यूएस को 10% और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 25% यहाँ पे छोड़ा गया है। मतलब ये कि शेड्यूल कास्ट जो है उसको पहले कम मिलता था, अब उसको बढ़ा के 20 कर दिया गया है। एसटी को भी पहले यानी शेड्यूल ट्राइब को भी कम आरक्षण का लाभ मिलता था, उसको भी बढ़ा के 2% कर दिया गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे सभी में वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यूआर कैटेगरी जो कि पहले 40% हुआ करता था, अब वह अनारक्षित श्रेणी जो है वो हो गया है 25%। तो इसके आधार पर यहाँ पे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में कुल मिला के 9150 सीट आपको देखने को मिलते हैं। और पूरे बिहार में सीट की बात की जाए तो 30,700 के करीब यहाँ पर सीट आपको एडमिशन के लिए देखने को मिल रहे हैं, और इनमें से 9150 सीट जो है यह गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए है। तो इसके आधार पर अगर आप 9150 का एससी के लिए निकालते हैं 20% तो 1830 होता है, एसटी के लिए 183 होता है, बीसी के लिए 1647, ईबीसी के लिए आपको 2288, ईडब्ल्यूएस के लिए 915 और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 2288 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकारी सीट का मैंने यहाँ पे ब्यौरा दे दिया, आरक्षण का भी मैंने यहाँ पे आरक्षण की भी बात मैंने बता दी। फिर सेफ रैंक यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि कितना रैंक आपको यहाँ पे सुरक्षित रैंक यहाँ पे माना जाएगा। तो सभी यहाँ पे कोटिवार यहाँ पे मैंने सबको बता दिया है कि
कितना रैंक आपका सेफ माना जाएगा। फिर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण में भी यहाँ पे सभी कैटेगरी से 10% उम्मीदवारों को उर्दू के क्षेत्र में एडमिशन लिया जाता है। मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो कि उर्दू से पढ़ाई किए हुए रहेंगे। 10+2 की पढ़ाई उन्होंने उर्दू से अगर की है, उर्दू के साथ की है, तो उसको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा और ये सभी कोटि में लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड वालों के लिए 5% और स्वतंत्रता सेनानी के जो पुत्र पुत्रियां या फिर उसके पोते पोती नाती नतनीन जो होते हैं, नाती और नातिन वगैरह जो होते हैं, या फिर बिहार सरकार में जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं या फिर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके बच्चों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए भी 5% आरक्षण का लाभ आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जो कि क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में आता है। तो अब मैंने बेसिक जानकारी आपको मोटी तौर पे बता दी। अब इसको डिटेल्स में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के द्वारा नामांकन के लिए मिलने वाला है और 9150 सीटों में से 1830 सीट जो है यह एससी कम्युनिटी के लिए ही रिजर्व रखा गया है। मतलब 1830 सीटों में से दूसरे कोई कैटेगरी का छात्र या फिर उम्मीदवार नामांकन नहीं ले सकता है। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 1830 आ गया है, अगर आपका कैटेगरी रैंक 1830 के अंदर आया है, तो इसकी 100% गारंटी है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो जाएगा। 1830 के अंदर अगर आप आते हैं तो इसकी पूरी संभावना है, मतलब यह निश्चित है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सेफ रैंक की, तो सेफ रैंक यहाँ पे मैंने करीब 1.5 गुना लिया हुआ है, जो कि 2750 होता है। 2750 तक भी अगर आपका रैंक आता है तो भी आप सुरक्षित माने जाते हैं गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने से पहले आप हमारे एक एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1830 तक में अगर आपका कैटेगरी रैंक आया है, तो कैटेगरी रैंक आने के साथ साथ जो है पहले यह भी देखा जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं कि नहीं। मतलब अगर आपका ओवरऑल रैंक आपको यहाँ पे 2288 के करीब आ रहा है, तो आप एससी से निकल के जनरल कैटेगरी के माध्यम से एडमिशन ले लेंगे। ये एससी कम्युनिटी की एडमिशन की बात तभी की जाएगी जब यहाँ पे जनरल कोटा पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, और उन्होंने अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर लिए हैं, 85-86 के आसपास उन्होंने नंबर प्राप्त किया है, तो उनका एडमिशन यूआर कैटेगरी के माध्यम से होगा। जब यूआर कैटेगरी का कोटा पूरा हो जाता है तो उसके बाद इन आरक्षण का लाभ आपको देखने को मिलता है। तो 2750 में इसमें से मान लीजिए कि 1830 के आसपास है, और इनमें से 1000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के कारण उनका एडमिशन मान लीजिए कि यूआर कैटेगरी से ही हो गया, तो यहाँ पे करीब 830 के आसपास हो जाता है। तो 830 होता है, लेकिन यहाँ तो चाहिए इसको 1830 चाहिए, तो यहाँ करीब 1000 और बढ़ाना होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2750 लिखा हुआ है, मतलब 1000 बढ़ा करके लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है हमारे कहने का कि एससी कम्युनिटी में अगर आपका इतना रैंक आया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन उसी आरक्षण के लाभ के तहत होगा। आप यूआर कैटेगरी से भी अपना नामांकन ले सकते हैं यदि आपने अधिक नंबर प्राप्त किया है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। और एससी में से आप देख सकते हैं कि इसमें भी उर्दू के लिए 183, मतलब ये 10% के करीब सीट जो है ये उर्दू वालों के लिए है, और लगभग 92 यानी कि 92 के आसपास सीट, जो कि 5% यह फिजिकली हैंडीकेप्ड और स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र और पुत्री, उनके पोते पोती इत्यादियों के लिए रखा गया है। फिर एसटी की बात करें तो एसटी को 2% आरक्षण का लाभ मिलता है, और 9150 का 2% 183 हो जाता है। और इसका सेफ रैंक की बात कीजिए तो 275 इसका सेफ रैंक यहाँ पे माना जा रहा है। और क्षैतिज आरक्षण में इसको 18 जो है वो उर्दू वालों के लिए है, 18 सीटों की संख्या, और इनमें से 10 जो होंगे, ये पूरे बिहार की बात हो रही दोस्तों। एसटी को पूरे बिहार में 2% आरक्षण का लाभ मिला होगा, और इनके लिए सीट जो है वो 183 ये रिजर्व सीट है। मतलब 183 में एसटी के अलावे कोई और कैटेगरी के छात्र नहीं आ सकते हैं। और इसका सेफ रैंक 275, ये एसटी कम्युनिटी में जो सेफ रैंक है कैटेगरी वाइज वो 275 सेफ रैंक है, और इनमें से 18 उर्दू वालों के लिए, और इसमें 10 जो है 10 फिजिकली हैंडीकेप्ड और 10 स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र
पुत्रियों के लिए, पोते पोतियों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए। फिर बात करेंगे बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास की। तो बैकवर्ड क्लास को 18% आरक्षण का लाभ मिलता है और 9150 का 18% 1647 हो जाता है। अगर आपका 1647 के अंदर रैंक आया हुआ है और आपका 1647 के अंदर रैंक आया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो इसका जो अनुमानित यहाँ पे सेफ रैंक है वो करीब 2500 के आसपास है। 2470 के आसपास का रैंक जो है ये सेफ रैंक है। मतलब अगर आप अपने कैटेगरी में 2470 के करीब आए हैं, आपने लाए हैं, आपका रैंक आया हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसमें से बीसी में से ही 165 उर्दू वालों के लिए है और 83 करके 83 फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए और 83 स्वतंत्रता सेनानियों के या फिर बिहार सरकार में जो जितने भी कर्मचारी वगैरह काम करते हैं या फिर सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं उनके रिश्तेदारों के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अब ईबीसी की बात करते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और 25% अगर 9150 का निकाला जाए तो 2288 सीट जो है वो केवल और केवल ईबीसी के लिए है। ईबीसी श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए 2288 सीट है। मतलब ये कि 2288 सीट पर कोई भी दूसरे कैटेगरी का छात्र या फिर छात्रा एडमिशन नहीं करवा सकता है। इनमें केवल ईबीसी के ही छात्र या फिर छात्रा एडमिशन करवाएंगे। और इसका अनुमानित सेफ रैंक की बात की जाए तो 3432 के आसपास इसका अनुमानित सेफ रैंक है। अगर आपने ईबीसी कैटेगरी में 3332 के अंदर रैंक प्राप्त किया है, आप जब मार्कशीट वगैरह देखिएगा, जो रिजल्ट कार्ड है आपका, तो वहाँ पे आप देखिएगा कैटेगरी रैंक में अगर 3432 के नीचे आ रहा है या करीब इतना आ रहा है तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपका दाखिला गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है। और इसमें से उर्दू के लिए बात की जाए तो 229 के करीब उर्दू की सीटें हैं और 115 फिजिकली हैंडीकैप्ड और 115 फिर से आपको स्वतंत्रता सेनानी और सेवानिवृत्त कर्मी इत्यादि के रिश्तेदारों के लिए है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो इसको 10% आरक्षण का लाभ मिला हुआ है और 9150 का 10% करीब 915 हो जाता है। 915 सीटों पे केवल और केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलने वाला है। और इसका अनुमानित सेफ रैंक की बात की जाए तो 1373 के आसपास इसका अनुमानित सेफ रैंक आ रहा है। अगर आपने अपने कैटेगरी में इतने रैंक को प्राप्त किया या फिर इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपने प्राप्त किया है तो आपकी संभावना यहाँ पे निश्चित रूप से बढ़ जाती है कि आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, इनमें से उर्दू वालों के लिए 91 सीटें और 46 फिजिकली हैंडीकैप्ड और 46 यहाँ पर भी आपको स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के रिश्तेदारों के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर यूआर कैटेगरी की बात करें यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इस 25% जो है ये अनारक्षित है, ये सभी के लिए खुला हुआ है, सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए भी और जितने भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपने देखा एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस सभी श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनका स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि 2288 के आसपास रैंक है। और अगर आपने ओवरऑल कैटेगरी में 3450 के आसपास रैंक प्राप्त किया है तो आप इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपका एडमिशन यूआर कैटेगरी में ही होगा। इसकी संभावना क्या है कि इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपका एडमिशन यूआर कैटेगरी के माध्यम से ही होने वाला है क्योंकि आपने सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के जो रैंक होते हैं उसको प्राप्त किया है। इसमें यह भी हो सकता है कि 3450 के आसपास जो यहाँ पे अनुमानित सेफ रैंक आप देख रहे हैं इनमें ज़्यादातर कैंडिडेट दूसरी कैटेगरी के ही हो, यह भी हो सकता है, या फिर ज़्यादातर सामान्य कैटेगरी के भी हो। मतलब सभी कैटेगरी का समावेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप सामान्य कैटेगरी में देख रहे हैं। यह अनारक्षित है, यह किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो है सभी कैटेगरी के उम्मीदवार लाभ ले सकते हैं अगर उसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो। और जनरल कैटेगरी में आपको 229 के करीब उर्दू वालों के लिए यहाँ पे छोड़ा जा रहा है जो कि जिसको कि 37 आरक्षण का लाभ मिलेगा और 115 फिजिकली हैंडीकैप्ड और 115 फिर से यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मी के रिश्तेदारों के लिए। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि आपका कितना रैंक आया हुआ है तो आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और आपका कितना अनुमानित सेफ रैंक होने वाला है जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा रैंक जो है वो 5000 से ऊपर है या फिर 4000 से ऊपर है या फिर 8000 है, कि मतलब 8000 है, 10,000 है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारा एडमिशन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे यह जो ओवरऑल रैंक है यह ज़्यादा काम नहीं करता है अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है और आपने अपने कोटि में, आपने अपने कैटेगरी में अगर
अपने कैटेगरी का जो सेफ रैंक होता है इसको प्राप्त कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं बीसी का उदाहरण लेता हूँ। बीसी में जो है वो अनुमानित सेफ रैंक है 2470, लगभग 2500 के करीब है। आपने अपने कैटेगरी में मान लीजिए कि आपने 2300वां रैंक प्राप्त किया है, आपने बीसी कैटेगरी में 2300वां रैंक प्राप्त किया है और ओवरऑल रैंक आपका मान लीजिए कि 15,000 से भी प्लस है। ओवरऑल रैंक 15,000 से भी प्लस है, लेकिन आपके अपने कैटेगरी में आपको 2300 के करीब यहाँ पे आपका रैंक आया है, तो आपकी संभावना ज़्यादा है, आपकी संभावना ज़्यादा है एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ओवरऑल रैंक वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। आपका एडमिशन तो जनरल के माध्यम से नहीं हो सकता है, जनरल कैटेगरी के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ओवरऑल रैंक बहुत ज़्यादा प्राप्त किया है। लेकिन आपके कॉलेज में जो बीसी के लिए 18% सीटें रिजर्व है, बीसी कैटेगरी के लिए जो 18% सीटें रिजर्व है, उनके तहत आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपने उसके अनुमानित सेफ रैंक के आसपास का रैंक आपने प्राप्त किया है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि आपको कितना रैंक जो है वो गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकता है। एक सवाल आपके मन में और होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज में करीब 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो यहाँ पे 100 सीटों में से आप पहले से ही जानते होंगे कि 50 सीटें साइंस के लिए रिजर्व रहती है और 50 सीटों में से आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। तो यह 50 सीट जो है वो साइंस के लिए, जिन्होंने जिन्होंने इंटर की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की है, तो उसके लिए 50 सीटें रिजर्व है और बाकी 50 में से आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे होने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में से मान लीजिए कि 50 इसमें से है और 50 इसमें से है। किसी कॉलेज में 100 सीट था और 50-50 का सीट यहाँ पे डिवीज़न किया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस कॉलेज का नाम मैं कुछ मान लेता हूँ, XYZ नाम का कोई कॉलेज है। यहाँ पे 100 सीट था, जिसमें कि 50 आपको साइंस के लिए और 50 आर्ट्स या फिर कॉमर्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अब रिजल्ट जो आ गया है, अब आने वाले समय में काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा और आप अपने वरीयता के अनुसार से, अपने घर के निकटता के अनुसार से वहाँ पे कॉलेज को पहले और दूसरे तीसरे इत्यादि के आधार पर आप तय करेंगे कि किसमें आपकी प्राथमिकता है, और यहाँ नहीं होता है तो दूसरे नंबर पे कहाँ आप जाना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर यह काम करता है कि आपने जिस कॉलेज में आवेदन दिया है, उस कॉलेज में जिन जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनमें से किनका रैंक हाई रहा है, उनमें से किसका रैंक हाई रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर काम करता है। मान लीजिए इस कॉलेज में जो 100 के आसपास सीट था, XYZ नाम का कोई कॉलेज था, इसमें 100 के आसपास सीट था। यहाँ जिन्होंने अप्लाई किया, मान लीजिए यहाँ पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उनका रैंक करीब 6000 है। ऐसा मान लीजिए उनका रैंक 6000 है। 6000 के आसपास रैंक वालों ने वहाँ पे आवेदन किया है और बाकी सब इससे नीचे हैं, बाकी 10,000 भी है, 20,000 भी है, इत्यादि के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये कोटा भरा जाएगा, 100 सीट जो यहाँ पे कुल देख रहे हैं, 100 सीट में से 25 सीट तो पहले ऐसे ही भरा जाएगा। जिसका ज़्यादा नंबर है भाई आ जाओ, जिसका ज़्यादा नंबर है वो आ जाओ, उसका 25 सीटों में एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो 75 सीट बचता है, 75 सीट में से आप देख सकते हैं कि 20 उसमें से SC का लिया जाएगा, उसमें से 2 ST का लिया जाएगा, 18 BC का लिया जाएगा, EBC का 25 लिया जाएगा, EWS का 10 लिया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जो पहले 25 सीट जो लिया गया अनारक्षित का मतलब उसमें SC, ST, BC, EBC, EWS सभी कैटेगरी के छात्र आ गए। जिसका नंबर ज़्यादा था उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। अब बाकी जो सीटें बची है, 75 सीटें बची, उसमें से 20 अब SC के लिए लेना है। तो SC कैटेगरी में जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है, SC कैटेगरी में जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनका रैंक देखा जाएगा कि उनमें से कहाँ तक हाईएस्ट रैंक वाले 20 तक का कोटा पूरा करते हैं। अगर ये कोटा पूरा हो जाता है तो उनका एडमिशन ले लिया जाएगा और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे ST कैटेगरी का देखा जाएगा। मान लीजिए ST कैटेगरी का 10 आवेदन आया है, तो उन 10 में से यह देखा जाएगा कि किसने ज़्यादा से ज़्यादा रैंक प्राप्त किया है, किसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं, और इसके आधार पर वहाँ पर 2 सीटों का कोटा पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से BC का भी और EBC का भी और EWS का भी। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कितना रैंक आपको गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी ओर से आपके हर सवाल का जवाब देने का भरसक प्रयास किया जाता है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।